स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे इंसानियत एक थोड़ा सा जंप ले रहा है कि अब चांद पे हम लोग सीरियसली जा रहे हैं और हर जगह हर देश इस पे अब फोकस कर रहा है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए पहली बार जो रेस हुआ था वो हुआ था दो लोगों के बीच में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर में, जिसमें यूएसएसआर और यूएसए भिड़ गए थे, एक दूसरे के साथ बम बम कर रहे थे, मेरा बड़ा है दिखाने के लिए। तो ये 1957 से लेके 1975 तक हुआ और उसका सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ता है, जैसे काफ़ी लोग जिनके पास बुद्धि नहीं है उनको लगता है कि अगर अमेरिका तब जा सकता था तो अब क्यों नहीं जाता है। इसलिए सर वो बहुत पैसा खाता है करने में, बहुत पैसा। तो इसका आपको एक परसेंटेज चाहिए होगा कि कितना पैसा का हम लोग बात कर रहे हैं। यूएसए को 4% अपना नेशनल बजट का डालना पड़ा। और काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि अमेरिका का साइज कितना बड़ा है फाइनेंशियली स्पीकिंग। अभी का करंट बजट नासा का, जिसमें वो बिलियंस ऑफ डॉलर 10 बिलियन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो 0.4% है, यहाँ पे है। और इतना वो खर्च कर रहे थे। समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग मतलब कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है कितना पैसा लगा था अपोलो करने में। और ये वॉर टाइम में था, मतलब चुपचाप से पैसा लो, हमको डिलीवरी दो, कोई डिस्कशन नहीं था। तो उस तरह का लॉन्ग टर्म आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना। ये ऐसी बात हो गई कि आपको कभी मान लीजिए ये बोनस मिल गया था, आपने डाल दिया कि एसआईपी में, वो हिट कर गया, ठीक है, लेकिन बार बार आप नहीं डालोगे। भगवान भैया लोन क्लियर करना है, गाड़ी लेनी है, बहुत सारी चीज़ आ जाता है। तो अब देश पे इतना लोड पड़ा हुआ कि ये अफोर्ड अब नहीं हो सकता। तो अपोलो टाइम कंप्लीट हो गया। और हाँ, ये भी समझना पड़ेगा उस टाइम का खर्चा बहुत ज़्यादा इसलिए आ रहा था कि नासा बनाया गया था। मतलब कि नासा बनाया, फाउंडेशन हुआ नासा का, आप समझ लिए 1960 में। तो उस टाइम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत खर्चा हो गया। और एक बार जब बन गया तो उतना ज़रूरत था नहीं। तो इसीलिए आप देखिए अपोलो 11 होते थे घटना शुरू हो गया था, क्योंकि फाउंडेशन बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए, काफ़ी सारी चीज़ क्लियर हो गया, तब घटना शुरू हुआ था। स्काईलाइव आते आते तक वो लोग काफ़ी घटा दिए। और फिर ये स्पेस शटल 1 के टाइम 1980s के बाद का जो बात है, घटते घटते चैलेंजर डिजास्टर हुआ, थोड़ा सा बढ़ाया गया पैसा। फिर आईएसएस कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया आपका, मतलब समझिए 1998 के आसपास में। फिर कोलंबिया डिजास्टर हुआ। फिर आपका लास्ट स्पेस शटल उड़ाया गया और फिर स्पेस एक्स आया है 2020 में। और उस टाइम तक आप समझिए 0.4 पे चल रहा है, 1% का भी बात नहीं है। और अभी बात आ रहा है कि और बजट काटा जाएगा। तो हिसाब समझना बहुत जरूरी है। ये करना पॉसिबल था, है और रहेगा, बस टका। और अब ये है, ट्रिक ये हो गया कि चाइना आ गया स्टेज पे। चाइना का है कि भैया हम, मेरा बड़ा है, हम जाएंगे सीधे। और ये हम कहेंगे, चाइना मतलब ओपनली बोलता है, सर मेरा तो बड़ा है, भले देर आया है लेकिन मेरा बड़ा है, हम पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया। तो ठीक है, अमेरिका को फिर से अब रेस में आना है। और इन्होंने टाइमलाइन भी दे दिया कि भैया 2030 में हम लैंड कर देंगे। और बहुत अच्छा चांसेस है कि कोशिश कर रहे हैं 2029, बाहर एम्बेरसमेंट ना हो इसलिए बोल दिए 2030 के बाद। मतलब थोड़ा सा बफर रखे हुए हैं, मतलब हड्डी पंप मारने का पूरी तैयारी है। और यूएसए को करना है रेस में फिर से, जैसे ये किया था फिर से करना। बट ट्रिक ये है, पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा। ये है नासा का मेन समस्या। अगर इतना बजट आप अभी दीजिएगा, टेक इट एंड गो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल सेट है, सब चीज़ है, सॉर्टेड है, लेकिन उनको ये करना है उस 0.4 पे करना है। ये समस्या है। अब रहा बात कि चाइना क्या ऐसा कुछ कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि समझिए चाइना का प्लान सिंपल है। मतलब क्योंकि ये प्रेस्टीज वाला बात है, और एक बार आप प्रेस्टीज सॉर्ट करते हो कम बजट में, तो टेक्नोलॉजी आगे कैरी ऑन करना बहुत आसान होगा। तो हिसाब वही है कि 3 लोगों को भेजना है, 2 रॉकेट से भेजना है। और यहीं पे इन्होंने सबसे बड़ा स्मार्ट बुद्धि दिखाया, ये वीड नहीं फूक रहे हैं। इनका सबसे स्मार्ट चीज़ है कि भैया सैटर्न 5 मत बनाओ, क्योंकि अमेरिका, ये एक दूसरा समस्या था अमेरिका के लिए, बहुत बड़ा था सैटर्न 5 फाइनेंशियली, बहुत पैसा खा रहा था बनाने में। और इनको भी पता चला, इन्होंने प्लान बहुत पहले बनाया था। तो हिसाब ये था कि सैटर्न 5 जैसा रॉकेट मत बनाओ, 2 मीडियम साइज रॉकेट बनाओ। मतलब ये सुपर हैवी रॉकेट की जगह पे 2 हैवी रॉकेट बना लो, यानी कि आप ऐसा समझो जो रॉकेट 70 टन ले जा सकता है, ना कि 150 टन। मतलब ये रॉकेट थोड़ा मैनेजेबल होगा, सस्ता होगा, और कई सारे आप लॉन्च कर पाएंगे। और दाम समझना ये जरूरी है कि आधा नहीं होगा दाम, भले टनेज आधा हो जाएगा लेकिन दाम आधा नहीं होगा, दाम बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि रॉकेट का एक साइज से ज़्यादा बड़ा बनाने लगता है तो हर चीज़ बिस्पोक हो जाता है, ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो जाता है। और ये जो लॉन्ग मार्च 10 बनाया जा रहा है, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे रखे हैं कि सर ये तो हम लोग मैनेज करें। जैसे आप समझिए कि फाल्कन 9 से फाल्कन हैवी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन स्टारशिप बहुत ज़्यादा महंगा है। कारण वही है कि साइज अगर आप बहुत बढ़ाते हो, हर चीज़ पूरा बढ़ाना पड़ता है, तो इसीलिए ये साइज को लिमिट कर रहे हैं। तो 70 टन इनको ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहा। और 70 टन का टारगेट है कि 27 टन फेंक सकें ये मून तक, जो कहते हैं लूनर इंजेक्शन तक फेंक पाना, वो करने का ट्राई करेंगे। और हिसाब ये कि डॉकिंग जो है लो अर्थ ऑर्बिट में ना करके ये सीधे लूनर ऑर्बिट में करेंगे।
तो हिसाब क्या है? हिसाब है कि आपने लॉन्ग मार्च 1 पहले लॉन्च करेंगे, जिसमें लैंडर होगा और किक स्टेज होगा। किक स्टेज मतलब बेसिकली समझिए फाइनल स्टेज है। वो जाएगा मतलब रॉकेट मेन वेलोसिटी दे दिया, लेकिन फाइनल ट्रिमिंग और वो सब करना, ये जाके आपको पार्क कर देगा लूनर रो ऑर्बिट पे, ठीक है? ये जब हो जाए, कंफर्म हो गया, तब दूसरे वाले को लॉन्च करेंगे। इसमें क्रू होगा, मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं क्राफ्ट, इसमें क्रू होगा। ये जाएगा, ये जाके डॉक करेगा। ये बात हो रही है लो लूनर ऑर्बिट में, ठीक है? डॉक होगा एग्जैक्टली जैसे अपोलो में एस्ट्रोनॉट को ट्रांसफर किया गया था, वैसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे। फिर ये लैंडिंग करने जाएगा। लैंडिंग करने बाद असेंड करेगा। ये वाला जो आप स्टेज देख रहे हैं, वही टेस्टिंग हो रही थी कि लैंडिंग और असेंडिंग सपोर्ट कर सकता है कि नहीं। असेंड करेगा, डॉक करेगा, और फिर बाकी सारा कचरा को फेंक दिया जाएगा, क्योंकि फालतू का वजन रिटर्न करके क्या करेंगे। और ये सीधा सीधा आएगा, जैसा एग्जैक्टली आर्टेमिस में हुआ, एग्जैक्टली ये आएगा, लैंडिंग हो जाए। कोई लोड नहीं है। बस यहाँ पे सैटर्न 5 जो एक शॉट में करने की कोशिश कर रहा था, ये कर देना सर, वो बहुत खर्चीला है, 2 शॉट में सस्ते में निपटा देते हैं। तो इनके पास ऑप्शन है कि मतलब ये आप लॉन्च करो, और रहा बात अच्छा पेलोड डालें। ये तो जो करंट मिशन है, जो 2029 का टारगेट है, मैं एकदम clear, ये सरकार थोड़ा सा क्लेवरली खेल रहा है। अंदर से इनका डेडलाइन है 2029 में लैंड करना है, और बाहर वो बोल रहे हैं कि 2030s में। वो थोड़ा सा बफर रख रहे हैं अपने पास कि 2029 में ही कर लिए तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो सर हमने 2030s बोला था। तो थोड़ा चाणक्य नीति खेली जा रही है। तो एकदम सिंपल है। और अब अच्छा पेलोड कैसे ले जाएंगे, सबका एक पेलोड पेलोड पेलोड। जैसे ये भेज रहे हैं, ये लूनर लैंडर पेलोड में बदल जाएगा, मतलब वो वाला जो सेक्शन देख रहे हैं वो बदल दिया जाएगा। उसमें कुछ और नहीं करना है, बस असेंड का पावर हटा देना, या तो फ्यूल टैंक छोटा कर दो, हो जाएगा। कितना टन का बात हो रहा है? 10 टन तक का डाल सकते हैं एक शॉट में। और रहा बात, ये एक शॉट में हो रहा है, और उसको भी और ज्यादा कर सकते हैं। ये अभी जो है, ये बहुत हाई स्पीड ट्रेजेक्ट्री है, मतलब रॉकेट लॉन्च के स्टार्ट से भेज दिए। सस्ता ट्रेजेक्ट्री भी ऑप्शन है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिट रेजिंग मनूवर, मतलब शुई शुई शुई, वो करके भी आप जा सकते हैं। उसमें छोटा रॉकेट बड़ा चीज ले जा सकता है। तो आप आराम से ऐसा कर सकते हैं, जब तक लैंडिंग थ्रस्ट का जुगाड़ हो जाएगा, वो कर सकते हैं कि भैया हम 20 टन सीधे वहां पे लैंड करा रहे हैं, जरूरत है तो इसीलिए बेस उतना बड़ा बात नहीं है, जब आप मीडियम साइज का रॉकेट रोज कर सकते हैं। अब रहा बात, क्या अमेरिका के पास कोई ये मीडियम साइज का रॉकेट है? फाल्कन हैवी थोड़ा सा कम है। ब्लू ओरिजिन का जो नेक्स्ट जनरेशन के बाद पीछे बात हो रहा है, जो थोड़ा बड़ा है, जिसमें 4 इंजन है, नीचे 9 इंजन है, वो शायद कर पाए। लेकिन अभी तो एज ऑफ नाउ नहीं है। स्टारशिप ऊपर है, लेकिन एज ऑफ नाउ वर्किंग रेडी यूनिट कुछ नहीं है। तो ये चाइना का कंटेंडर है कि चाइना ऐसे करके चांद पे जाएगा, और बहुत लॉजिकल है, शांत है। और ये सारे चीज की टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप, बाय द वे ये क्रू कैप्सूल टेस्टिंग हो गई, ये लैंडर की टेस्टिंग हो रही है, मतलब सब चीज हौले हौले से चल रहा है। बहुत ही अच्छा चांस है कि 2030 में ये कर ही देंगे। तो ये हो गया चाइना कंटेंडर। अब बात करते हैं अमेरिकन गांजा का। तो यहाँ पे समझिए कि स्पेस शटल जब से फेल हुआ, यानी कि 2011 में, तो इन्होंने कभी ढंग से प्लान नहीं बनाया उसके बाद। और इसमें ये समझना पड़ा, इसमें पॉलिटिक्स का बहुत गंदा हाथ था, मतलब कि एकदम खचोड़ दिया गया। स्पेस शटल को बंद ही नहीं कोई करने दे रहा था कि ठीक है, जैसे ये स्पेस शटल बनाया गया था, और मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ये स्पेस सारा चीज स्पेस शटल का पोता हुआ है, इंजन स्पेस शटल का बनाया हुआ है। तो ये था कि बहुत सारे नौकरी बनाए गए, जॉब बनाए गए, सारे सेनेटर लड़ने लगे इनका जॉब चला जाएगा। अरे सर, नया रॉकेट के लिए नए जॉब्स बनेंगे, वो करने ही कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। सबका वही सारा फैक्ट्री चलते रहना चाहिए, सारा मैन्युफैक्चरिंग जो करते हो रहना चाहिए। ठीक है, उसी पार्ट से दूसरा रॉकेट बनाओ। बनाया भी गया, उसे बनाया गया कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट। तो कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट जो बना, ओबामा उसको कैंसिल कर दिया कि भैया ये जो डिलीवरी ही नहीं हो रही, बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। और वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, इससे भी बड़ा, बाय द वे काफ़ी बड़ा था। और उसी में ओरायन जो बनाया गया, उसी में बनाया गया था, लेकिन उसका आर्किटेक्चर अलग था। उसका था कि सॉलिड बूस्टर के ऊपर हम पेलोड लगा के डालेंगे, लिक्विड बूस्टर के ऊपर लगा के जोड़ेंगे, और लिक्विड और सॉलिड एक साथ बाद में जोड़ेंगे। मतलब उनका प्लान था, मतलब लॉजिकल था। लेकिन फिर पहली बात, फ्रेश स्टार्ट मिला नहीं उनको कि ठीक है, अगर आप फ्रेश बनाओगे तो क्या करोगे, वो मिला नहीं, कचरा ही उठ। ठीक है भैया, RS-25 है, सॉलिड बूस्टर, उसमें क्या कर सकते हो, वो करने को मिल गया। फिर ओबामा को था, गजब गांजा फूका हुआ था कि चांद पे जाके क्या होगा। बट ठीक है, उसने फूक लिया। तो उसका कि एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट का नौटंकी करो, तो वो नौटंकी किया गया, फिर उसको भी बंद किया गया। तो हिसाब वो ये पूरा, कोई ग्लोल नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई रॉकेट नहीं था। तो ये तो कितना डिले शेड्यूल हुआ, इसके बारे में बात ही क्या करें। तो हिसाब वो ये कि बस एक अच्छा चीज हो गया, कमर्शियलाइजेशन। 2011 के बाद में इनको समझ में आ गया था कि अगर नासा के भरोसे चलेंगे, नासा डुबा देगा, तो कमर्शियलाइजेशन करो। इसी में स्पेस एक्स आया, इसी में ब्लू ओरिजिन आया जरूर, अभी तक डिलीवरी नहीं दिया है, लेकिन आ जरूर गया उसी में। तो वही था। और अब जाके 2020 में मैं कहूंगा कि पहली बार मैंने देखा कि सीरियस हो गए चांद के लिए, कि नहीं भैया सीरियसली चांद को संभालना है।
और पॉलिटिक्स बहुत टाइम वेस्ट का है। जैसे लूनर गेटवे का कोई रीज़न नहीं था, वो सिर्फ मतलब ओबामा के टाइम का कचरा को डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस कचरे को लपेट रहे थे। हेलो रेक्टिलियन ऑर्बिट जो है, जो ऊपटांग ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा फ्यूल वेस्ट करता है। मतलब उसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन वेस्ट करना है। तो प्योर प्योर नौटंकी था, वो फाइनली जाके अब हटाया गया है कि नहीं, वैसे चाइना हमें सही में थप्पड़ मार देगा, मुंह ताकते रह जाइएगा आप। तो फाइनली अब पॉलिटिशियन सब चुप हो गए कि ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा खा गया ना। मतलब इसका प्लान था कि $500 million यानी $0.5 billion का होना चाहिए था, 2 बिलियन से ज़्यादा खा रहा है। और इसका जितना अपग्रेड था, जो ये करेगा वो करेगा, सब फेल कर दिया है। तो सबको डिलीट कर दिया। डिलीट मतलब आपको बनाना ही नहीं, फेंको उसको। जो बनाए हैं उसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, मॉडल 2, ये ब्लॉक 2, 2B, ये सब नहीं, सब डिलीट करो। लॉन्च टावर बनाएंगे। लॉन्च टावर बाय द वे जो 200K का प्रोजेक्ट था, बिलियन खा गया था, और किसी को पता ही नहीं कि किसको दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया गया उसको नहीं पता टावर कैसे बनाते हैं। मतलब गजब धांधली हुआ, शुद्ध धांधली। तो ये सब अब जाके थोड़ा ठीक हो रहा है। अब रहा बात, इसमें सबसे बड़ा वीड जो है, ये तो सुधारने पे आया, लेकिन तब ये इलॉन वीड आ गया। अब इलॉन वीड में इसका जो सबसे बड़ा डैमेज है वो है कि हम सेकंड स्टेज, रॉकेट का जो सेकंड है उससे थर्ड स्टेज का काम कराएंगे। क्यों भैया? रॉकेट फिजिक्स हम लोग यही सिखाया जाता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये पूरा रॉकेट यूजलेस है, ये काम का चीज है, तो ये इतना क्यों ले जा रहे हो? और इसको ऐसा, मतलब इतने अच्छे तरीके से लोगों को गांजा बनाया गया कि हम इसको रिफ्यूल कर देंगे। इसलिए सर, पहली बात, रिफ्यूल एनिमेशन हमेशा एक दिखाते हैं ताकि लोग का दिमाग काम ना करे। 1 मिनट तुमको 10 से 20 बार तक का रिफ्यूलिंग बताओ, और वो भी अभी तक किसी ने मैथमेटिकल नंबर नहीं दिया है कि सर हम ये बोल रहे हैं इतना नंबर में होगा। कैलकुलेशन ही नहीं है किसी के पास, कैसे करोगे इतना रिफ्यूलिंग, कितना बॉयल ऑफ होगा? और राबत इतना क्यों लगेगा कि ये खत्म हो जाता है ना सर। ये जैसे आप ऑर्बिट में जाओगे रिफ्यूल, और लो अर्थ ऑर्बिट की बात है, लूनर की नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट की, या लो अर्थ ऑर्बिट में ये खाली हो चुका है, ये बचा है, इसमें इतना सही बचा है, उसको आपको बार बार भरना पड़ेगा। गजब बेवकूफी है। लेकिन हाँ, ये सुन रहे कि नासा ओपनली बोला इलॉन को कि इलॉन थोड़ा सा उसको रखो। 2-3 तो यूट्यूबर क्लेम कर चुके हैं कि ये छोटा वाला बनाया जा रहा है, जो कि एक्चुअली बस ये होगा थर्ड स्टेज लॉजिकल। तो इलॉन वीड के चलते तो वो क्लेम तो 2024 का पैसा तो उठा लिया, 2024 में डिलीवरी देंगे, वो तो हुआ नहीं। 2029 में भी नहीं होने वाला है। ये एट बेस्ट लो अर्थ ऑर्बिट में स्टारलिंक को डिप्लॉय कर देंगे, और कोई भी चीज़ करने लायक अभी नहीं रेडी है। बहुत डेवलपमेंट इनको चाहिए, तब जाके कर पाएंगे। वो 2030 के अंदर नहीं हुआ है, कोई 4 साल बचा है, एक्चुअली 3 ही साल बचा है, उसमें नहीं होने वाला है। ह्यूमन रेटेड ये सब करो, नहीं होगा। तो थैंकफुली जेफ बेजोस जी हैं, ये भी बहुत डिले चल रहे हैं, बट एटलीस्ट लॉजिकल है सर, ये प्रो है, बना लिया, रेडी है, टिकट एंड गो। और इसी का किया जाएगा डॉकिंग टेस्ट। तो क्योंकि ये आपका जो ओरायन कैप्सूल है आर्टेमिस 3 में डॉक करेगा इसके साथ, तो वो ज़्यादा लॉजिकल है, सिंपल है। रॉकेट है, 2 स्टेज का रॉकेट है, उसके ऊपर एक थर्ड स्टेज है, वो जाके ये काम करेगा। और इसका इन्होंने जो रिफ्यूलिंग किया था वो सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो हेलो रेक्टिलिनियर ऑर्बिट जो नौटंकी था, वो नौटंकी के लिए उनको रिफिलिंग की जरूरत, वो बोल रहे थे वो प्योर गांजा था, किसी का कोई रीजन नहीं था, मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, इंजीनियरिंगली। और हमको ये सबको देख के समझ में आया, जैसे जब थ्रेनोस वाली लड़की एक ड्रॉप से ब्लड में सबको गांजा पिलाई थी, तो लोग पी कैसे रहे थे गांजा? अभी जितने लोग हमसे लड़ते हैं इलॉन मस्क वाला, तब समझ में आया कि सारे डॉक्टर कह रहे थे कि सर ऐसे ही एक ब्लड से, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से आप नहीं कर सकते हो। तो कैसे उसको बिलियंस ऑफ डॉलर किया गया, वही समझना है। अगर आप चाहते हैं कोई चीज फूकना, फूकवे कीजिएगा। हाइपरलूप कैसे इतना लोगों का पैसा जला दिया, सोलर रोडवे अभी भी पैसा जला रहा है, कैसे जला पा रहा है, वही समझ में आ रहा है। उतने लोग स्मार्ट हैं नहीं जितने अपने आप को समझते हैं। आधा से ज्यादा लोग का सिर्फ यही है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। अच्छा, नासा को नहीं पता है? नहीं पता है, तभी तो ये कचरा बना है, तभी तो कैंसिल करना पड़ रहा है, तभी तो स्पेस शटल फटा 2 बार। समझना बहुत जरूरी है कि इंजीनियर्स काम करेंगे अगर आप उन्हें पैसा देते हो तो। कोई भी इंजीनियर जेफ बेजोस को नहीं लड़ेगा कि सर ये मान लीजिए ये डिजाइन सर आपका और बेटर हो सकता है, कोई नहीं लड़ेगा। अगर उस एक बार डिजाइन बन गया और बाद में किसी समझ सही तो धांधली है, वो नहीं कोई करेगा। इलॉन मस्क से कोई थोड़े लड़ेगा सर ये क्या गांजा फूक रहे हो। हाँ, नासा भले लड़ सकता है क्योंकि बोले भैया आपने तो पैसा ले लिया, बोले 2024 में डिलीवरी देंगे, अभी तो आपका फट रहा है रॉकेट कब दोगे डिलीवरी? तो एक काम करो, छोटा वाला बनाओ। जो मैं देख रहा हूं एटलीस्ट 3 से 4 यूट्यूबर क्लेम कर चुके हैं, और नासा का डायरेक्ट है कि वो बात कर रहे हैं लो रिस्क पाथ बनाओ, यानी कि गांजा ना फूको, ये इतने को रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं है, बस ये करो। तो एक छोटा सा मीम लोग बना के दिखा रहे कि थर्ड स्टेज डालना होगा। और आप थर्ड स्टेज डाल भी नहीं सकते क्योंकि ये ढक्कन नहीं है, इसमें खोलेंगे कैसे, डिप्लॉय कैसे करेंगे? ओ बाय द वे, काफी रीयूज नहीं होगा, लूनर वाला कभी धरती में वापस नहीं आ सकता है। और दूसरी बात, उनके लिए एक टैंकर लोड करना पड़ेगा, वो भी एक सिंगल यूज या डबल यूज होगा, मेस। तो
प्योर गांजा है एकदम, मतलब कुछ नहीं है अमेरिका के पास। मनाइए कि ये कर पाए, नहीं तो सही में चाइना बन जाएगा, मतलब इस रेस में चाइना जीत जाएगा। तो ये यूएस स्टुपिडिटी है। लेकिन अब बात करते हैं, काफ़ी लोग को जो फ्यूचर फ्राइडे में हम इसलिए इसका बात कर रहे हैं ना कि रॉकेट मंडे में, कि क्या फ़ायदा है चांद पे जाके। बात ये समझिए, चांद है ट्रेनिंग ग्राउंड, यानी कि हमें कोई सेफ स्पेस चाहिए जहाँ पे होता है ना बच्चे लोग को खेलने कूदने के लिए कुछ चाहिए, कोई जगह चाहिए, सुरक्षित जगह। तो ये सेफ स्पेस है, ये बड़ा है और नज़दीक है। क्योंकि किस्मत खराब हो सकता है, तो मान लीजिए हम लोग मार्स पर रहते हैं, मार्स में भी 2 मून है, बहुत छोटे हैं, बहुत यूजलेस है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा उस हिसाब से कि भैया आप जाके टेस्टिंग वेस्टिंग कर सकते हैं। और रहा बात, अगर आप स्पेस सूट बनाते हैं, वो मून को संभाल पाता है, मून का वैक्यूम और मून का डस्टी इन्वायरमेंट संभाल पाता है, और सारे सील्स नहीं ग्राइंड हो जाते हैं, तो आप मार्स हैंडल करो। अब बहुत बिफोर लोग बोले कि अपोलो में कैसे कर लिए थे, अपोलो लिटरली कुछ भी होता वो लोग भेजते ही, वो वॉर प्रोजेक्ट था। वापस जिंदा आते कि नहीं आते कोई टेंशन नहीं है, उन सबकी रिकॉर्डिंग है ऑफिशियली नासा डॉक्यूमेंटेशन में कि ये लोग अगर ऊपर चले जाएंगे तो पब्लिक को क्या मैसेज देना है। वो खुद रिकॉर्डिंग किया कि अगर मैं टैं हो गया तो टैं बोल देना है। वो समझना बहुत जरूरी, वो उस तरह का मिशन अब नहीं अफोर्ड कर सकते। अब है कि नहीं सर भेज रहे तो वापस भी लाना है, वॉर टाइम नहीं है, सेफ्टी इन्वेंट हो गया है। तो अब के टाइम में आज के ऐसे सूट बनाना जो अंदर में कचरा ना भर दे, लंग्स का डैमेज ना कर दे, वो सब टेस्ट कर पाना बहुत बड़ी बात है। और अगर आपका सूट मून को संभाल पाता है, मार्स ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि मार्स में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है, डस्ट थोड़ा सा नीचे बैठता है। यहाँ तो डस्ट है, पहली बात ये डस्ट चिपक जाता है, दूसरों से सारा श्राड है, मतलब कि कांच है जो कि सॉफ्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इरोजन नहीं है, तो बहुत खौफनाक है। तो अगर आपका सूट इसको संभाल पाता है तो आप बोलोगे कि हाँ भाई हम मार्स के लिए सूट बना सकते हैं। फिर इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इंसानियत अभी पे जो लॉजिक है हमारा, कि सामान फेंक दो, ठीक है, मतलब कि चांद पे जाना है, चांद पे आप बेस फेंक दो, चांद पे पावर चाहिए, चांद पे रिएक्टर फेंक दो, सारा चीज़ हम फेंक रहे हैं अभी। लेकिन वो गाड़ी आगे नहीं ले जाएगा, वो इंसानियत के लिए ठीक है, मतलब अभी कर रहे हैं। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो है कि इन सिचु यूटिलाइजेशन, यानी कि आप लेजर्स ले जाइए, वहां से सॉइल को मेल्ट करके वहां से ईंटा बनाइए, उस ईंटे से आप पूरा हैबिटेट्स बनाइए। ऑब्वियसली हम आपको मेटल दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन गाड़ी ये सब खोलना है कि मतलब हमारा जो हम आपको दे रहे हैं वो घटते जाए, और धीरे धीरे इन सिचु यहीं पे सारा काम आप कीजिए, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे सारा चीज़ें सिवाय हाइड्रोजन छोड़ के सब चीज़ें, ऑक्सीजन है, आयरन है, कॉपर है, निकल है, सब चीज़ें, कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन भी है लेकिन कम है। तो वही, और स्मेल्टिंग कीजिए, जैसे आप इसका एलिमेंट को स्मेल्ट कीजिए, ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो वो करना मतलब एक होता है पढ़ना मैथ में लैब में ये सब करना, वर्सेस नहीं सर चांद में डाल के देखो ना कि ये लेजर आपका काम करता भी है कि नहीं, चांद में, चांद का वैक्यूम में होता है कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा अभी लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर हम रेगुलेट को मेल्ट कर दे रहे हैं, बल्ले बल्ले सर, लेकिन वो ब्रिक जो है जैसे कूल डाउन होता है क्रैक कर जाता है, उसका क्या समाधान है, कैसे मैनेज करोगे। कुछ लोग का है कि सर हम इसको 2 लेज़र पास करेंगे, एक लेज़र पास मेन मेल्टिंग करेगा, दूसरा उसका गैसेस जो अंदर ट्रैप हो रहा है उसे निकलने का मौका देगा। वही सब सॉर्ट करो, डिप्लॉय करो, टेस्ट करो कि एक्चुअली कर सकते हो नहीं। अगर ये चांद पे नहीं कर सकते, मार्स का तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि चांद पे तो डिलीवरी सारा कुछ कुछ दिन में होगा, 6 महीने नहीं लगेंगे। तो 6 महीना क्यों बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट समझिए 1 साल मान के चलिए। तो अब वो भी हर 2 साल में वो 1 साल वाला विंडो आता है, तो ऐसा भी नहीं कि तुरंत टडा। तो वही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स आप सब कर लीजिए। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि चांद पे लॉन्ग टर्म लोगों को रखना पॉसिबल है, क्योंकि आप हैबिटेट्स जैसे आप डाले हैं, आराम से उसको आप कवर कर सकते हैं। उसमें इतना मतलब ये कुछ मीटर का ही आप डाल दीजिए, ये आईएसएस से कम रेडिएशन हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा बेटर लॉन्ग टर्म स्टेबल है। और थोड़ा सा ग्रेविटी, ये देखिए ये अननोन पार्ट है, लेकिन इसीलिए करने के बाद पता चलेगा कि अगर थोड़ा ग्रेविटी हमारे लिए बेटर है कि नहीं है। वर्स्ट के सिनेरियो है कि भैया थोड़ा ग्रेविटी से बेटर है जीरो ग्रेविटी, वो किसी को लग नहीं रहा है फिजियोलॉजिकली, बट अगेन पता चले। और रहा बात, मून का ग्रेविटी अगर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, मार्स का नहीं हैंडल होगा, तो वो सारा चीज को सीखना तो पड़ेगा ना, कहीं एक्चुअली टेस्ट करना होगा, वो करेंगे। और एनर्जी मैनेजमेंट आता है कि भैया आपको जैसे ये सब लेजर तो काफ़ी एनर्जी खाएगा, कहाँ से लाइएगा एनर्जी, सोलर से आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सारा सिस्टम जिंदा कैसे रखिएगा रात में, बैटरी, अब बैटरी शिप कैसे कीजिएगा, बैटरी सस्ता है ठीक है, लेकिन सर शिप कैसे कीजिएगा, तो रिएक्टर शिप कीजिए। तो वो सारा मैनेजमेंट, क्लेम करना वर्सेस डिलीवरी देना, दोनों में बहुत अंतर है। डिलीवरी के लिए आपको एक सेफ ग्राउंड चाहिए, चांद से बड़ा सेफ ग्राउंड है नहीं। और ये सारा करना है जनरेटिंग रेवेन्यू करते हुए, यानी कि ये सारा में खर्चा कम से कम आए और कुछ ना कुछ करके प्रॉफिट करे। अब रहा बात क्या मून से प्रॉफिट निकाला जा सकता है, बहुत प्रॉफिट निकाला जा सकता है। 4-5 लोग रेडी हैं कि ये बहुत चीज़ हो सकता है, मतलब स्कोप का रास्ता खुल रहा है। जैसे बोल रहे हैं ना, जब आप बच्चे होंगे, छोटे होंगे, तो स्पेस में जाना एक लेजेंडरी बात होती थी। अभी बहुत सारे लोग जाते हैं, घूमने चले जाते हैं,
और अभी तो ड्रैगन एक है, सोचिए ऐसे ऐसे कितने सारे स्पेस स्टेशन बन जाएंगे। मतलब आराम से हो सकता है जब आप और हम 50 साल के होंगे, यानी आज से 20 साल और दुनिया अगर फटी नहीं है तब तक, तो आराम से प्राइवेट स्पेस में जाना टूरिज्म के तौर पे वो नॉर्मल हो चुका होगा। तो चांद तो रेडी है, चांद में सर बहुत ऑप्शन है, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन भी है, रिसर्च ऑप्शन भी हैं, डेटा वॉल्ट का भी ऑप्शन है, सीड वॉल्ट का ऑप्शन है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी ऑप्शन है। तो रेवेन्यू निकालने का हिसाब से जाना है और दाम कम रखना है, ये सबसे बड़ा अंतर है। चाइना भी ऐसा कर रहा है कि वो मिशन लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके। अमेरिका भी पड़ा हुआ है कि सर वो 4% वाला नहीं, आप ऐसा करो कि हम इसको रेगुलरली मेंटेन करें और आपका बजट घटाते जाएंगे, ताकि बजट घटाते रहना है नासा से और धीरे धीरे कमर्शियल में कर देना है, कि नासा बस सर्विस खरीद रहा है। तो ये ट्रेनिंग के बिना आप कोई सपना नहीं देते, सपना देखने का देख लीजिए लेकिन कुछ नहीं होता, वो इलॉन वीड हो जाता है। वो क्लेम कर देना और डिलीवरी कर देना। हमको कितना नौकरियां हैं भाई 2020 में, उससे भी पहले 2018 में, कि ये हाइपरलूप का हम बोल रहे थे, भैया सारे ट्रांसपोर्ट इंजीनियर बोल रहे थे सर ये फूक रहा है। आई हैव आइडिया सर, रॉबर्ट गाथार्ड का आइडिया को अपना आइडिया क्यों बोल रहे हो सर, दैट्स सैड। अब बात करते हैं साइकोलॉजी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले एक होते हैं जो बिच करते हैं और दूसरे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दुनिया का अगर बैंड बज रहा है तो जो बिच करने वाले लोग हैं वो पावर में हैं, और दुनिया का समस्या सॉल्व हो रहा है तो वो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इंसानियत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग जस्ट माइनर इनकन्वीनियंस है इंसानियत के लिए, तो हम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? बिचिंग वाले लोग ज़्यादा हो गए ना। मतलब ये आपको एक लाइन बताऊंगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमंस आर द प्रॉब्लम, ह्यूमंस हैव प्रॉब्लम। ये दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। जैसे जो लोग मंद बुद्धि हैं उनको आप बताओ कि आबादी है इसलिए समस्या है, जिनके पास बुद्धि है उनको पता है कि आबादी बढ़ी तभी जाके डॉक्टर्स आए, मेडिसिन आया, टेक्नोलॉजी आई। नहीं तो पहले फ्री के फ्री गांव खत्म हो जा रहे थे। राजा के पास आईफोन नहीं था, राजा के पास तो भैया हैजा का इलाज नहीं था, फ्री के मारे जा रहे थे। 8-10 बच्चे लोगों को इसलिए पैदा करना पड़ रहा था कि भैया तो शायद 1-2 बच्चे, बर्थ रेट उतना हाई था, पॉपुलेशन छोटा क्यों था, बच ही नहीं रहे थे लोग। आबादी बढ़ी तो सब सॉल्व कैसे होने लगा? अब रहा बात, हम लोग इतना लग्जरी में आ गए कि अब बिच करने लगे कि अरे यार माँ बाप के पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, भूखे मर रहे, तब भी मतलब लाइफ खींच रहे हैं हम लोग। अरे यार बच्चों का स्कूल बड़ा महंगा हो गया। तो वही समझना है, दो ही तरह के लोग हैं। एक जो समस्या देख के ठीक है, समस्या बल्ले बल्ले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, एक है जो बिच करेंगे। अब बिचिंग वालों की संख्या बढ़ गई है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। भैया रूडॉल्फ डीजल सॉल्व करके गया है, हेनरी फोर्ड सॉल्व करके गए हैं। आप गांजा फूक रहे हो वो आपका प्रॉब्लम है, आप पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते हो और हाइड्रोजन के पीछे भागने लगते हो वो आपका प्रॉब्लम है। समस्या का समाधान कब का निकाला जा चुका है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। समस्या नहीं है, ह्यूमंस आर नॉट द प्रॉब्लम, ह्यूमंस हैव प्रॉब्लम। लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये मान के बैठ गए हैं कि ह्यूमंस आर द प्रॉब्लम, लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए भैया पृथ्वी का क्या लेना देना है, पृथ्वी एक दिन बूम हो ही जाएगी, ये समझना बहुत, ये फैक्चुअल बात है। ये है कल नहीं होगा, ये गारंटीड है। और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेट फिल्टर, यानी कि आप लाखों करोड़ों सीड क्रिस्टल्स को लीजिए और लाइफ लाइए, मल्टी सेलुलर लाइफ लाइए, सिविलाइजेशन लाइए, कॉलोनाइजिंग यूनिवर्स लाइए, तो वहां तक आइए। तो इंसानियत कहाँ पे है? हम लोग सिविलाइजेशन हमें लग रहा आ गया, लेकिन अगर थोड़ा सा ही बाहर निकले, किसी को दिखेगा नहीं, बहुत दिखेगा तो एक तो गोल बॉल है उसके ऊपर कचरा फेंका हुआ है और कुछ है नहीं। तो वही बात है कि सिविलाइजेशन, अगर जब एक बार आप मार्स जाना चाहते हो तो पहले मून तो करोगे, फिर मार्स करोगे, और जब धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगे तो हमारे पास होगा कि सर प्लैनेट इज जस्ट अ बॉल ऑफ रॉक जिसके स्किन में लाइफ है। वो आप रेप्लिकेट कर सकते हो कि ठीक है हम इसे फैलाते कहीं और, फैलाते हैं कहीं और गुजरते हैं। क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, जितने स्पीशीज है, जैसे काफी लोग कहे ओ इंसान के कारण एक्सटिंक्शन हो रहा है, सर कुदरत के कारण एक्सटिंक्शन होता है। हम लोग तो ताजा माल है, 5 बार मास एक्सटिंक्शन कर दिया गया है, उसमें 6 या 7वां जिस डिपेंडिंग कौन काउंट कर रहा है उसमें हम आ रहे हैं, सब हमसे पहले है। सुपर मैसिव वॉल्केनो बोलेगा सर ये लोग क्या रो रहे हैं, छू कब डिलीट, प्लानिट डिलीट। एस्ट्रॉइड बोले छू प्लानिट डिलीट। सूर्यदेव जी किसी दिन मूड में आ गए, सोलर फ्लेयर, एटमोस्फेयर डिलीट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, फिल्टर है, मतलब ब्रह्मांड डिलीट कर देगा, आज नहीं तो कल। वो कल सही में कल हो सकता है या 10 साल बाद वही हो सकता है या 1 करोड़ साल बाद भी, लेकिन वो होगा ही, ये समझना बहुत जरूरी, फैक्चुअल है। तो फिल्टर से जो लोग गुजर पाते कि ठीक है हमको आप टफ दो, कष्ट दो, हार्ड चैलेंज दो, उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ बेटर होगी। तो वही सीधा सीधा हिसाब आई कि जो देश में, या आप सीधा देखो इंडिया में, देखो इंडिया में 2 तरह के आपको स्टेट्स मिलेंगे। एक स्टेट है जहां पे सब लोग मेहनत करना चाहते हैं, एक स्टेट में जहां सर सरकारी नौकरी दे दो हमको, कोई काम नहीं करना पड़े, जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़े। अब आपको खुद ही पता है कि दोनों स्टेट में से किस स्टेट में पैसा होगा, किस स्टेट में भीख मंगे होंगे, खुद पता है आपको। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बिचिंग करने वाले लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग नौकरी बनाते हैं,
बिचिंग करने वाला सिर्फ बिच करते हैं। तो ये आपको समझना है, "ओह! इस सब में क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं?" वो आगे बढ़ रहे हैं, वो इंसानियत को ठेल रहे हैं, ताकि पीछे से थोड़ा वैक्यूम बने, ताकि और समस्या सॉल्व हो सके। और अर्थ एक्सपायर हो ही जाएगा, ये एब्सोल्यूट है, कहते हैं ना, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ व्हेन। और ये समझिए, हमें ग्रो करना है, क्योंकि अर्थ एक क्रेडल है। हमें कोई एलियन आके मैनुअल नहीं दिया था कि धरती को कैसे संभालना है। अगर हम लोग इससे बाहर निकलते हैं, कि बाहर देखते हैं, समझते हैं, तो दो ही चीज़ होगा, या तो उसको बेटर बना लेंगे, या तो धरती को बेटर कर देंगे। क्योंकि जैसे होता है ना, आप लोग घर से बाहर निकलते हो, बाहर जूता चप्पल पड़ता है, समझ में आता है अरे घर का कीमत क्या है, तो घर को अच्छे से ट्रीट करते हैं। सेम वही होगा। या तो आप बहुत लोगों के साथ ये होगा कि भैया जहाँ से निकले थे घर में बहुत कांय कुचूर था, लड़ाई झगड़ा था, गए अपना अच्छा घर बना लिया। दोनों केस में आपका फायदा होता है। तो वही इंसानियत के लिए हुई है। मार्स हमारे लिए साइकोलॉजिकल गिफ्ट है, कि अगर मार्स जाते हो, मून तो एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड दे दिया, कि देखो सीधे अगर ऐसा होता कि आपको मार्स जाना, इंसानियत कभी धरती नहीं छोड़ता। लेकिन मून है, मून एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, सिर्फ समझिए 1.8 लाइट सेकंड की दूरी पे, गिव और टेक। तो हमारे पास इतना अच्छा जगह है, 2-3 दिन में पहुंच जाते हैं सर, टेंशन नहीं है। टेस्टिंग कर लो, सारा चीज़ का डेवलपमेंट कर लो, और ऑलमोस्ट अर्थ जैसा ही कॉम्पोजिशन लेके बैठा हुआ, क्योंकि उसी का क्रस्ट का है। पानी का भी बात बन रहा है कि अच्छा खासा पानी हो सकता है, लेकिन जब तक निकलेगा नहीं, मैं नहीं कंफर्म करूंगा। होना चाहिए, कितना है वो नहीं पता। तो ये बेटर टेक निकलेगा। और कंपटीशन इंसानियत को सबसे अच्छा से मोटिवेट करता है। जैसे कि एक्सपेंस में भी ये बहुत अच्छा दिखा था कि अर्थ मतलब लथार्जिक हो गया था, मार्स में जो लोग थे वो काफ़ी पुश कर रहे थे। जब उनकी नेवी अच्छी होने लगी तो अरे भैया तेज करो, एक्सेंट जैसे बोले ना कि अमेरिका गधा जैसा रहता है 99% टाइम में, थप्पड़ मारो तो बुद्धि आ जाता है। यूएसएसआर थप्पड़ मारने पे आया, लो भैया स्पेस में पहुंच गए, चांद रेस करने लगे। चाइना थप्पड़ मारने पे आ गया, लो भैया हम फिर से पहुंच गए। तो कंपटीशन सबके लिए अच्छा है। इंसानियत को आगे ले जाने के लिए आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे इंसानियत के। जैसे कि हमारा जितना काय कुछ रहे, हमारे परदादा के परनाना ने मिसाइल फायर किया था, वो सब छोड़ो, खत्म, दी एंड, डिलीट करो, पास्ट को डिलीट करो। हो गया है, कल गई सो बात गई, नया ट्राई करो। अगेन उसमें भी नए प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वही तो बात है, वही उसीलिए आप जिंदा हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिचिंग के लिए नहीं है। बिचिंग ठीक है, इस गाड़ी खोलने के लिए ठीक है, लेकिन आगे बढ़ो। मतलब बिचिंग होता है बच्चों के लिए, उसके बाद आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ने का लोगों का ऑप्शन ही नहीं, बस रोना ही है, तो रोते रहो। तो साइकोलॉजिकली ये बात बढ़ गई, क्योंकि ये फिल्टर बहुत हार्ड होने वाला है, और हमें कब डिलीट कर देगा हमें ही नहीं पता चलेगा। हम लोग हैं कल डिलीट हो गया सर, क्या हुआ था, कॉस्मिक गामा रे बर्स्ट हो गया, काम खत्म सर, गए सर। मार्स पे भी नहीं थे तो अर्थ बीम के पाथ में आया, अर्थ चला गया, मार्स भी नहीं था, बैकअप भी नहीं था। मून में भी रखते तो थोड़ा सा तो कुछ बच जाता, कुछ नहीं बचा सर, सब डिलीट हो गए, गांजा फूक रहे थे सब। तो समझना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकली ये बहुत जरूरी है इंसानियत के लिए। तो ये ना मेरा प्रेजेंटेशन चांद के पीछे अभी हम लोग क्यों पगला रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल वगैरह फ्री है, तो आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।